हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। तो जैसे कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। जब नंद वंश का शासक घनानंद मगध पर शासन कर रहा था, उसी समय यूनानी आक्रमण होता है। तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण जो होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ईरान का डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था और ये कंबोज और गांधार को जीत लिया था। कहाँ का? ईरान का डेरियस प्रथम, जिसे भारत में दाई बाहु के नाम से भी जाना जाता है। दाई बाहु, ये हखमनी वंश का शासक था। हखमनी। तो पहली बार भारत पर किसने आक्रमण किया? सबसे पहली बार भारत पर ईरान का हखमनी वंश का डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था और इसे दाई बाहु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब डेरियस तृतीय, और इसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो हाटक, कंबोज। जैसे कि कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। कंबोज और गांधार क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया था। उसके बाद डेरियस प्रथम के बाद डेरियस द्वितीय, डेरियस तृतीय। जब डेरियस तृतीय का शासन चल रहा था, जब ईरान यानी फारस में डेरियस तृतीय का शासन चल रहा था, तभी सिकंदर आता है और सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता घोषित करना चाहता है। तो विश्व विजेता का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उस समय जो सिकंदर की जान में थे, उस समय जो भी देश थे उनको जीतना चाहता था और वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो जब वो तुर्की पर आक्रमण किया, और जिसे एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था, तुर्की पर आक्रमण किया। उसके बाद उसने मिस्र पर आक्रमण किया, फिर सीरिया पर आक्रमण किया और ईरान, इराक सभी पर आक्रमण करते हुए जीतते हुए आ रहा था। तो उसने ईरान पर आक्रमण किया कब? जब डेरियस तृतीय ईरान में शासन कर रहा था, तब सिकंदर ने ईरान में आक्रमण किया था। और सिकंदर ने क्या किया कि हखमनी वंश का अंत कर दिया, मतलब डेरियस तृतीय को परास्त कर दिया और हखमनी वंश का अंत हो गया। उसके बाद फिर ईरान के बाद क्या होता है कि सिकंदर आता है, भारत में आता है कंबोज और गांधार। यही क्षेत्र में आता है कंबोज और गांधार। तो भारत में यदि हम बात करें मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए वहां पे शांति थी। लेकिन जो पश्चिम और उत्तर का एरिया था, पश्चिमोत्तर एरिया, गांधार और कंबोज दोनों मिलकर के एक हो गए थे। यहाँ का राजा था आम्भिक। इस क्षेत्र में अशांत था, अव्यवस्था थी। इधर से ही सिकंदर आक्रमण करता है। तो जैसे मानचित्र में आप लोग देखिए, ऐसे तो कम समझ में आएगा। ये है मानचित्र। यहाँ पे क्या है? मगध और बड़ा हो गया था। ये उड़ीसा, कलिंग, अवंती सबको मिला करके वैशाली को भी जीत लिया था। तो मगध इतना काफी बड़ा हो गया था। और इसके बाद ये एरिया जो था, यहाँ पे नंद वंश का शासक घनानंद का शासक था। किसका? घनानंद यहाँ का राजा था इस टाइम, जब सिकंदर आक्रमण करता है। और यहाँ पे काम्बोज और गांधार में शासन कर रहा था राजा आम्भिक। ये एरिया क्या था? शांत था।
और यहाँ अभी भी अशांत था। घनानंद ने यहाँ पर जो भी छोटे छोटे राज्य थे उनको जीत लिया था, मिला लिया था, और इधर जो छोटे छोटे राज्य थे वो अलग अलग राज्य बटे हुए थे। जैसे आम्भिक गांधार और कंबोज पे शासन कर रहा था, दोनों एक था। उसके बाद पुरु एक क्षेत्र था, वहां पर पोरस नाम के राजा राज्य कर रहे थे। तो ये इधर छोटे छोटे राज्य थे, और इधर से ही सिकंदर क्या करता है, एंट्री करता है। जैसा कि इधर से सिकंदर के पहले किसने आक्रमण किया था, तो डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था। और डेरियस प्रथम, हमने देखा कि डेरियस प्रथम कहाँ का था, ईरान का शासक था, और उसे दाएं बाहु के नाम से जाना जाता था। इधर से ही फिर उसके बाद सिकंदर आक्रमण करता है, सिकंदर भी इधर से ही आक्रमण करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ व्यास नदी, यहाँ पे झेलम नदी है, यहाँ पे झेलम नदी है, और यहाँ पे व्यास नदी है। ये व्यास नदी है और ये झेलम नदी है। तो इस समय सबसे बड़ा जो साम्राज्य था, सिकंदर के आक्रमण करने के समय सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध, और मगध का राजा था घनानंद। मगध का राजा था घनानंद। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये घनानंद जो था वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अपने सामाजिक गतिविधियों को ध्यान नहीं देता था, बल्कि मदिरा पान और नृत्य और गाना में मस्त रहता था। उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र के अगल बगल क्या हो रहा है। तो जब सिकंदर आता है तो सबसे पहला राजा कौन था जिसने अधीनता स्वीकार की? सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? तो वो था आम्भिक। क्योंकि आम्भिक ने सिकंदर से युद्ध बिना किए हुए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसकी सेना को देख करके ही डर गया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उससे युद्ध नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहला राजा कौन था जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? वो आम्भिक था। इसके बाद यहाँ पे पुरु राज्य था। यहाँ पे कुरु जो जनपद, महाजनपद था, उसी के पास यहाँ पे पुरु राज्य था। पुरु राज्य का राजा कौन था? पोरस। पुरु राज्य का जो राजा था वो पोरस था। और यहाँ ये झेलम नदी थी। इसका प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्ता। तो राजा पोरस क्या करते हैं? सिकंदर से युद्ध करते हैं और हार जाते हैं। जबकि सिकंदर इतना बड़ा सेना के साथ था, इतना महान था, और पुरु बहुत छोटा सा राज्य था, एक छोटे से राजा थे, फिर भी उनकी मतलब एक ये देखा जाता है कि इच्छा शक्ति, आम्भिक अधीनता स्वीकार कर लिया बिना लड़े ही। लेकिन पुरु के राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी और वो हार गए। लड़ाई लड़ी लेकिन हार गए। और ये सिकंदर पोरस के वीरता को देख करके क्या किया, उनको मतलब परास्त करने के बाद मारा नहीं, बल्कि उन्हें अपना मित्र बना लिया। और यहीं पे सिकंदर की पत्नी का नाम था रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। तो रेक्सोना ने पोरस के हाथ में क्या बांधी? राखी बांधी थी। रेक्सोना ने पोरस के हाथ में राखी बांधी, और पोरस क्या हो गए? सिकंदर के मित्र हो गए। और सिकंदर ने ये कहा कि मैं तुम्हारा राज्य नहीं छीनूंगा, लेकिन मैं जब मगध पर आक्रमण करूंगा तब तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। अब हारा हुआ राजा जो होता है वो चाह करके भी अपने मन का नहीं कर सकता। मतलब वो चाह करके भी ये नहीं कर सकता कि वो जब सिकंदर मगध पर आक्रमण करे तब उसकी सहायता ना करे, ऐसा नहीं कर सकता है। वो हारा हुआ राजा था पोरस, उसे ये करना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहला राजा कौन था जो सिकंदर से युद्ध किया था? तो सबसे पहला जो राजा था युद्ध करने वाला वो था पोरस। वो कौन था? पोरस था। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के बीच हुआ था? किस नदी के पास हुआ था? तो वो यही नदी थी, झेलम। झेलम नदी के पास में ही सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को झेलम युद्ध, या उस समय इस नदी का नाम वितस्ता था, इसलिए इसे वितस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और किस सन में हुआ था ये युद्ध? तो 326 बीसी में ये युद्ध हुआ था। झेलम नदी को हाइडेस्पीज भी कहा जाता है। ग्रीक भाषा में झेलम को क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज। इसे हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब सिकंदर मगध पर ये झेलम नदी को तो ये लोग पार कर गए थे, लेकिन ब्यास नदी जो ये थी, ये क्या थी? ब्यास नदी थी, और ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे। ब्यास नदी को पार करने की तैयारी कर रहे थे, और पार करके क्या करते? मगध पर आक्रमण करते। तभी चाणक्य ने क्या किया, यहाँ घनानंद के पास गए और उन्होंने घनानंद से ये कहा कि सिकंदर आ रहा है और तुम मतलब अपनी सेना तैयार रखो। सिकंदर यदि आ जाएगा तो वो पूरे भारत में राज्य कर लेगा। और तो घनानंद ने क्या किया, चाणक्य के इस बात को नहीं सुना। चाणक्य के इस बात को घनानंद ने नहीं सुना, बल्कि उसने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य को क्या किया कि उसका जटा पकड़ के, मतलब उसका बाल पकड़ करके, सीखा, उस समय सीखा कहते थे, तो उसकी सीखा पकड़ करके अपने राज दरबार से बाहर फेंकवा दिया था। तभी चाणक्य ने ये दृढ़ निश्चय किया, संकल्प लिया कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का संपूर्ण विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं कटवाऊंगा। और चाणक्य यहाँ से चले आते हैं चुपचाप, और क्या करते हैं, चंद्रगुप्त से ये बात नहीं बताते हैं। चंद्रगुप्त उनका बहुत प्रिय शिष्य था, चंद्रगुप्त से ये बात नहीं बताते हैं, और चंद्रगुप्त से ये कहते हैं कि अब तुम्हें सिकंदर को भारत में एंट्री करने से ब्यास नदी को पार करने से रोकना होगा। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं भला इस इतनी विशाल सेना को कैसे रोक पाऊंगा अकेला। तो कहते हैं कि तुम रोक सकते हो। मतलब चाणक्य ने उसको मोटिवेट किया, उत्साहित किया चंद्रगुप्त को कि तुम रोक सकते हो। अगर सिकंदर को हम व्यास नदी पार करने से रोक लेंगे तो हमारा भारत, मतलब मगध और जो छोटे छोटे राज्य हैं वो सभी सुरक्षित हो जाएंगे। तब चंद्रगुप्त और चाणक्य मिल करके क्या करते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि ब्यास नदी को जो भी पार करता है वो जीवित नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो भी ब्यास नदी को पार करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये अफवाह इतना तेजी से फैल गया कि सिकंदर की सेना के अंदर ये अफवाह जहन में घुस गया। मतलब सिकंदर की सेना में एक तरह से मानसिकता बन गई, और वो लोग इस नदी को पार करने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। और जब सिकंदर की सेना इस नदी को पार करने से, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी, तब सिकंदर ने बहुत बार कई बार कोशिश किया कि वो अपने सेना को उत्साहित करे। कई बार उसने सेना को समझाया, लेकिन उसकी सेना नहीं सुनी। तो इसकी जो सेना थी वो दो प्रकार की थी, थल सेना और जल सेना। एक थी नौ सेना और एक थी थल सेना।
जो नौसेना थी उसका एक सेनापति था। नौसेना का जो सेनापति था उसका नाम था नियार्कस। और जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस। तो जो नियार्कस था वो तो आसानी से मान गया कि जब हम व्यास नदी को पार करेंगे तो क्या होगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें व्यास नदी को पार नहीं करना चाहिए, हमें व्यास नदी को पार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सेल्यूकस था वो इस बात को जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है ताकि हम व्यास नदी को पार ना कर पाए, ताकि हम व्यास नदी को पार ना कर पाए। लेकिन सिकंदर बहुत अपनी सेना को समझाया, लेकिन उसकी सेना जो थी वो नहीं समझी इस बात को, और सेना व्यास नदी को पार नहीं की, और फिर सिकंदर को मजबूरन यहाँ से लौटना पड़ा। व्यास नदी को क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में व्यास नदी को हाइफेनिया कहते हैं। व्यास नदी को हाइफेनिया कहते हैं। ग्रीक भाषा में व्यास नदी को हाइफेनिया कहते हैं और झेलम नदी को हाइडे स्पीच कहते हैं। हाइडे स्पीच कहते हैं। जो सेल्यूकस था वो इस बात से सहमत नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, देवी देवता मतलब ऐसा कुछ है जिसके कारण यहाँ पे जो भी व्यास नदी को पार करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से वो सहमत नहीं था। अब जब सिकंदर वापस चला गया, एक बार फिर सेल्यूकस फिर आया था। कब? जब चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था। घनानंद की मृत्यु यानी उसकी मृत्यु के बाद जब चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था तब सेल्यूकस फिर से आता है। तो जब सिकंदर अपनी सेना सहित वापस जा रहा था, जब सिकंदर अपनी सेना सहित वापस जा रहा था तो बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में सिकंदर की 323 बीसी में मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर क्या होता है? उसके घोड़े बुके फरार की भी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और उसके घोड़े का नाम था बुके फरार, उसकी भी यही बेबीलोन में ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ सिकंदर तो वापस चला गया। अब जो घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, अब वो बदला चाणक्य लेगा। जब सिकंदर वापस चला जाता है तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उस अपमान के बारे में बताया। तो इसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लें कि जो सिकंदर था उसके पिता का क्या नाम था? सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर का जो पिता था उसका क्या नाम था? फिलिप। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु जो थे वो सुकरात थे। सुकरात। जैसे कि सुकरात के बारे में तो सभी ने सुना होगा कि जो सुकरात थे वो दार्शनिक थे और इस समय सुकरात को दर्शन के जनक भी कहा जाता है। सुकरात को दर्शन के जनक भी कहा जाता है। सिकंदर का जो नाम था यहाँ पे मतलब भारत में सिकंदर कहा जाता है, लेकिन ये कहाँ से आया था? यूनान से। इसी यूनान को मेसोडोनिया भी कहते हैं। क्या? मेसोडोनिया। यूनान का नाम मेसोडोनिया भी है। और सिकंदर का जो नाम है वो क्या है? अलेक्जेंडर।
अलेक्जेंडर निकेटर, अलेक्जेंडर निकेटर सिकंदर का नाम है। और अलेक्जेंडर मेसोडोनियन भी कहते हैं सिकंदर को। और यूनान को ही क्या कहते हैं? मकदूनिया, मकदूनिया इसी को कहते हैं। तो अब क्या होता है कि ये चाणक्य जो हैं, चाणक्य अपने चंद्रगुप्त अपने शिष्य से बताते हैं कि मैं जब गया था, जब सिकंदर आया था आक्रमण करने, तब मैं तुमसे पहले मतलब घनानंद के पास गया था और घनानंद ने मेरी मदद करने से इनकार कर दी और मेरा अपमान भी किया था। इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारी सहायता से सिकंदर को भारत से वापस भेजने में सफल हुआ। अब जो चंद्रगुप्त था उसका तो क्या हुआ, खून ही खौल गया कि उसके गुरु का किसी ने अपमान किया, उसके गुरु का किसी ने अपमान किया और उसने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं ये बात बताई। तभी चाणक्य ने कहा कि मैं इस बात को तुमसे अगर पहले बताता तो सिकंदर को हम ना रोक पाते और सिकंदर यहाँ पे एंट्री कर जाता। इसलिए सिकंदर को रोकने के लिए सबसे पहले हमें सिकंदर जरूरी था। अब सिकंदर जब चला गया तो अब हम घनानंद से बदला लेंगे, घनानंद से। तो घनानंद के साम्राज्य मगध पर चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और जब आक्रमण करते हैं तो ये पहली बार क्या होते हैं, हार जाते हैं और वापस चले आते हैं। जब चंद्रगुप्त और चाणक्य वापस हार कर आ रहे थे तब एक बुढ़िया के यहाँ वो रात रुके थे और वहां पे क्या बुढ़िया ने क्या बनाया था, खाना, खिचड़ी बनाया था। तो बुढ़िया का एक बेटा था, बुढ़िया ने खिचड़ी दिया खाने के लिए और बुढ़िया का एक बेटा था जो खिचड़ी जब उस बुढ़िया ने उसको दिया खाने के लिए तो बेटे ने उसके बीच से खिचड़ी को बीच से खा करके उठाना स्टार्ट किया और वो उसकी उंगली जो थी वो जल गई। तो बुढ़िया ने क्या कहा, अरे तू तो मतलब बेटे को अपने कहती है कि अरे तू तो चंद्रगुप्त की तरह है, तू तो चंद्रगुप्त की तरह है, पहले साइड से खाना चाहिए उसके बाद बीच में खाना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त और चाणक्य को एक सीख मिलती है कि पहले हमें मगध की राजधानी पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, जहाँ घनानंद रहता है वहां नहीं आक्रमण करनी चाहिए, बल्कि हमें मगध के साइड के जो राज्य हैं उनको मिला लेना चाहिए, अपनी तरफ कर लेना चाहिए। और लास्ट में फिर हम जब सारे राज्य हमारे साथ हो जाएं तब हमें मगध के बीच में यानी राजधानी पर आक्रमण करके घनानंद को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। पहले हमें बीच में आक्रमण नहीं करना चाहिए। अब चंद्रगुप्त और ये चाणक्य क्या करते हैं कि मगध के जो बीच साइड के जितने भी राज्य हैं, यहाँ छोटे छोटे राज्य, उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उसके बाद घनानंद की बेटी कौन थी, दुर्धरा, घनानंद की बेटी दुर्धरा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। घनानंद की बेटी दुर्धरा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते, जैसे कि दुर्धरा चंद्रगुप्त से क्या करती है, प्रेम करती है, चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और इसलिए सारे भेद जितने मगध साम्राज्य के जो भेद थे, गुप्त बातें थी, उसको दुर्धरा बता देती है, जिससे क्या होता है, चंद्रगुप्त और चाणक्य घनानंद को मारने में सफल होते हैं, घनानंद को मारने में सफल होते हैं। यहीं पर नंद वंश का अंत हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है मौर्य वंश, यहाँ से शुरू होता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछता, ऐसे पूछता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने मतलब ऐसा कौन सा राजा था जो गैर क्षेत्रीय
या सेनापति, मतलब सेनापति नहीं था। इससे कोई भी क्या नंद वंश का कोई भी चंद्रगुप्त से अटैच था? नहीं था। वो उसका सेनापति था? नहीं था। उसकी सेना में नहीं था। मतलब एक गैर क्षेत्रीय आकर के नंद वंश पर आक्रमण करके खत्म करके और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो ऐसा कौन सा राजा था जो गैर क्षेत्रीय था, जो तो वो कौन सा राजा था? चंद्रगुप्त था। एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो मतलब बहुत शक्तिशाली था? ऐसा कौन सा राजा था जो संस्थापक था और संस्थापक के साथ साथ शक्तिशाली था? तो अभी तक जितने वंश हमने पढ़े हैं, जो संस्थापक थे वो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। संस्थापक जो थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। और जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश, कर्ण वंश, सुवंश, तो इसमें भी जो भी स्थापना किए हैं साम्राज्य की, वो लोग कम शक्तिशाली थे। उसके बाद जो राजा आते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो मौर्य वंश का अब स्टार्ट होता है। मौर्य वंश कब से कब तक चलता है? तो मौर्य वंश 322 ईस्वी से लेकर के 184 ईस्वी तक चलता है। 322 बीसी से लेकर के 184 बीसी तक चलता है। चंद्रगुप्त का जो शासन काल है वो 322 से लेकर के 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक चलता है। 298 बीसी तक चलता है। अब चंद्रगुप्त की जो माता थी उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त की जो माता थी उनका क्या नाम था? और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त की शिक्षा कहाँ हुई? तो चंद्रगुप्त की जो माता थी वो मोरा। चंद्रगुप्त के गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु क्या थे? चाणक्य। गुरु कौन थे? चाणक्य। और चंद्रगुप्त की शिक्षा कहाँ हुई? शिक्षा उसे कहाँ मिली? तो तक्षशिला में उसे शिक्षा प्राप्त हुई। शिक्षा, और वो निम्न जाति का था। किस जाति का? निम्न जाति का था। चंद्रगुप्त की माता का नाम मोरा था। चंद्रगुप्त के गुरु जो थे वो चाणक्य थे। शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? तो तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त हुई। और किस जाति का था वो? तो निम्न जाति का था। अब जब यहाँ पे चंद्रगुप्त का शासन काल चल रहा था तो कौन आता है रिटर्न? फिर सिकंदर का सेनापति, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर फिर आता है यहाँ पे आक्रमण करने। जब सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आता है तो देखता है कि उस समय घनानंद शासक था यहाँ का। अब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का शासक है। अब कौन आता है? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो क्या लेकर आता है? अपने साथ रथ लेकर आता है और हाथी लेकर के आता है। अपने साथ ये लाता है रथ और हाथी। जब रथ और हाथी लेकर के आता है यहाँ पर आक्रमण करने चंद्रगुप्त के साम्राज्य में, तो चंद्रगुप्त क्या करता है? इस युद्ध को क्या करता है? बरसात में ले जाता है, मतलब बारिश के मौसम में ले जाता है। क्योंकि बारिश के मौसम में ब्यास नदी में बाढ़ आ जाता है, जिससे युद्ध लड़ने में क्या होता है? मतलब दिक्कत नहीं होता है। तो दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। किसके किसके बीच? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर, दोनों के बीच युद्ध होता है। अब सेल्यूकस निकेटर क्या होता है? जब सेल्यूकस निकेटर हारने वाला होता है, जब सेल्यूकस निकेटर को लगता है कि अब मैं हार जाऊंगा, तो उसने अपनी बेटी कार्नियावेलिस की शादी चंद्रगुप्त के साथ करा देता है। इसने अपनी बेटी कार्नेलिया
कार्नेलिया है। कार्नेलिया की शादी क्या करता है, चंद्रगुप्त से करा देता है और ये क्या साथ में ही दहेज देता है। क्या दहेज देता है, तो भूमि दहेज देता है। एरिया, क्या क्या दहेज देता है देख लेते हैं। एरिया, आराकोसिया, जेड्रेसिया, एरिया, आराकोसिया, जेड्रेसिया और पेरिस पेमनियाई। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देता है, जिसे हेलन भी कहते हैं। कार्नेलिया क्या कहते हैं, हेलन भी कहते हैं। और साथ ही एरिया, आराकोसिया, जेड्रेसिया, पेरिस पेमनियाई, ये 4 राज्य को वो देता है, चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में देता है, जिसे एरिया अब वर्तमान में क्या कहते हैं, अगर एरिया को बात करें क्या कहते हैं, तो एरिया को काबुल कहते हैं, आराकोसिया को कंधार कहते हैं, काबुल, कंधार, जेड्रेसिया को मकरात कहते हैं और पेरिस पेमनियाई को क्या कहते हैं, तो पेरिस पेमनियाई को हेरात कहते हैं। यानी एरिया को काबुल कहते हैं वर्तमान में, आराकोसिया को कंधार कहते हैं, जेड्रेसिया को मकरात कहते हैं, पेरिस पेमनियाई को हेरात कहते हैं। एरिया और आराकोसिया जो है वो वर्तमान में अफगानिस्तान का जगह है और जेड्रेसिया और पेरिस पेमनियाई जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान का स्थान है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और चंद्रगुप्त क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है। 500 हाथी वो उपहार में देता है। और जब यहाँ से सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, चला जाता है, तो उसे अपनी बेटी की क्या होती है, चिंता होती है। 500 हाथी ये देता है सेल्यूकस को। और जब वो यूनान चला जाता है तो वहां से एक दूत भेजता है, उस दूत का क्या नाम था, मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज को इसलिए भेजता है कि वहां जा करके मतलब मेरी बेटी कैसी है, सुरक्षित है कि नहीं है, ये सब वहां पे रहेगा तो देखिएगा। मेगास्थनीज यहाँ पे आता है। मेगास्थनीज एक बुक की रचना करता है, उस बुक का क्या नाम है, इंडिका। उस बुक का नाम है इंडिका। और इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या किया, मौर्य काल का जो समाज था उसे 7 भागों में विभक्त किया। इसमें इन्होंने 3 बातें लिखी। मौर्य काल के समाज को 7 भागों में विभक्त किया, 7 भागों में विभक्त किया। और दूसरी जो बात लिखी ये कही कि भारत के लोगों को पढ़ना पसंद है, लिखना नहीं पसंद है। भारत के लोगों को पढ़ना पसंद है लेकिन लिखना नहीं पसंद है। जैसे कि आज भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट भी होते हैं जो पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन उनको नोट्स बनाना नहीं अच्छा लगता, उनको लिखना नहीं अच्छा लगता। बहुत से बच्चे तो पढ़ कर के एग्जाम दे देते हैं बिना लिखे ही। तो यहाँ पे इंडिका में मौर्य काल के समाज को 7 भागों में विभक्त किया गया और ये कहा गया कि भारत के लोगों को पढ़ना पसंद है लेकिन लिखना नहीं पसंद है। और मौर्य काल की सबसे अच्छी जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलती है, इंडिका पुस्तक से मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था तो यहाँ पे 12 वर्ष का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। 12 वर्ष का क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। और इस अकाल में किसने किसने राहत कोष दिया यानी कि दान दिया अकाल के लिए, इसकी जानकारी एक अभिलेख से प्राप्त होती है, एक अभिलेख से प्राप्त होती है जिसका नाम है शाहगौर अभिलेख।
शाहगौर अभिलेख। ये अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, गोरखपुर में शाहगौर अभिलेख है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शाहगौर अभिलेख है। और ये किस चीज का बना था? तो तांबा का बनाया गया था, तांबा धातु का ये अभिलेख बनाया गया था। और इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जब अकाल पड़ रहा था बहुत भीषण, तो किसने किसने अकाल के समय राहत कोष यानी राहत के लिए दान दिया था, इस सभी की जानकारी शाहगौर अभिलेख से मिलती है। इसके बाद एक अभिलेख है महास्थान, और एक जूनागढ़ का अभिलेख है। एक अभिलेख क्या है? महास्थान अभिलेख है। ये अभिलेख बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल में स्थित है। और इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो इसमें बंगाल में उसने क्या क्या कार्य किया, इस बात की जानकारी मिलती है। बंगाल में चंद्रगुप्त ने क्या क्या निर्माण करवाया, इस बात की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ पूर्वी भारत में उसका विस्तार कहाँ तक था, इस बात की जानकारी मिलती है। बंगाल में कार्य क्या उसने कार्य किए, और साथ ही साथ पूर्वी भारत के विस्तार की जानकारी मिलती है। शाहगौर अभिलेख में राहत कोष यानी अकाल के समय राहत कोष, राहत की जानकारी मिलती है। ये कहाँ पे है? तो यूपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। और किस चीज का बना था? किस धातु का? तो तांबा का बना था। महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख कहाँ है? बंगाल में है। और इसमें किस बात की जानकारी मिलती है? तो बंगाल में उसने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या निर्माण करवाया। और उसके बाद बंगाल ये भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का जो पूर्वी विस्तार था, ये कौन सा एरिया है? पूर्वी, किस डायरेक्शन है? कौन सा? पूर्वी है। तो यहाँ पे उसका कहाँ तक विस्तार था, कहाँ तक साम्राज्य था, इस बात की भी जानकारी मिलती है। एक और अभिलेख है जिससे उसके पश्चिमी विस्तार यानी इधर कितना उसका विस्तार था, इसकी जानकारी मिलती है। तो वो अभिलेख जो है जूनागढ़ का अभिलेख है। इस अभिलेख को किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने बनवाया था। जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। यहाँ पे जूनागढ़ का अभिलेख स्थित है गुजरात में। और इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का जो पश्चिमी विस्तार था, जो ये एरिया था, वो कहाँ तक था, पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने एक सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। और इस झील के लिए अपने सरकारी खजाने से निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का किस प्रकार निर्माण करवाया था? अपने सरकारी खजाने से। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख बनवाया था वो कौन था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। और इसी ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। पुनः।
रुद्रदामन ने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कितने? 3 राजा का उल्लेख मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सुदर्शन झील को बनवाया था। इसके बाद अशोक ने भी अपना राजदूत भेज करके इस झील का निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। और फिर रुद्रदामन ने भी इस झील का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद जो चंद्रगुप्त के प्रधान थे वो कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के प्रधान की बात करें तो वो चाणक्य था। और चंद्रगुप्त कितने बार युद्ध लड़ा? कितने बार युद्ध लड़ा? तो वो 2 बार युद्ध लड़ा। एक बार तो गद्दी पर बैठने से पूर्व युद्ध लड़ा। तो किससे युद्ध लड़ा था? घनानंद से। घनानंद को परास्त करके फिर गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर। और जब सिंहासन पर बैठ गया था तब कौन आया? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस आया। दूसरा युद्ध जो लड़ा वो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा और ये शासन सत्ता हासिल करने के बाद लड़ा था। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।